मैं अशोक शाश्वत, बीए इंग्लिश ऑनर्स, एलएलएम, यूजीसी, नेट इन लॉ, एडवोकेट अंडर सुप्रीम कोर्ट एंड पटना हाई कोर्ट। आज के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो का शीर्षक है बिखरता पारिवारिक ढांचा और धारा 498A। हमारे भारतीय पारिवारिक व्यवस्था का एक सच जरूर है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था सामान्यतः पुरुष प्रधान रही है और महिलाओं को एक सीमित दायरे में रखने का प्रयास किया गया और आरंभिक दिनों में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार से वंचित रखा गया। परिणामतः महिलाएं लाचार और विवश परिस्थितियों में अपना जीवन गुजारने को विवश रही। परंतु नई शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद महिलाओं की स्थितियों में सुधार शुरू हो गया और उन्हें कई प्रकार के सामाजिक और कानूनी अधिकार समय समय पर दिए गए। उनका शोषण कम होने लगा और देश की राजनीतिक आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उन्हें समानता का अधिकार दिया गया। परिणामतः लड़कियों ने घर की चहारदीवारी के बाहर अपना कदम रखना शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तेज तेज कदमों से भी उन्होंने चलना शुरू किया और अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के प्रति वे काफी गंभीर और सजग हो गई। महिलाओं प्रति होने वाले अत्याचार और क्रूरता को रोकने के लिए आपराधिक विधि द्वितीय संशोधन अधिनियम 1983 द्वारा 26 दिसंबर 1983 को भारतीय दंड संहिता में एक नया अध्याय 20A और एक नई धारा 498A जोड़ी गई, जिसका शीर्षक रखा गया पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। और इसी धारा में क्रूरता शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया। इस नई धारा 498A के माध्यम से महिलाओं के हाथ में एक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। परिणामतः महिलाओं के प्रति क्रूरता और अत्याचार में काफी कमी आई और पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पहले से ज्यादा सशक्त हुई। पुरुष महिलाओं से अपना बचाव करते नजर आने लगे। धीरे धीरे हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक खतरनाक मोड़ आने लगा। महिलाएं इतनी सशक्त स्थिति पहुंच गई, उन्होंने पुरुषों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। महिलाओं के हाथ में नई धारा 498A के रूप में जो सुरक्षा को प्रदान किया गया था, उसका वे अब तलवार की तरह उपयोग करने लगी। बीते वर्षों के दौरान इस धारा का महिलाओं के रिश्तेदारों द्वारा इसका इतना दुरुपयोग किया जाने लगा, इस धारा की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न उठने लगे। अब तक सैकड़ों मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाला धारा बन गया है। इस पर विधायिका और कार्यपालिका को भी विचार करना चाहिए ताकि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। महिलाओं के अधिकार के साथ साथ पुरुषों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 कहता है कि जो कोई किसी महिला का पति होते हुए या उसके पति का रिश्तेदार होते हुए उस महिला के साथ क्रूरता करेगा, वह ऐसे करवा से दंडित किया जाएगा जो 3 वर्षों तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। पहले भारतीय दंड संहिता धारा 498A के स्पष्टीकरण में क्रूरता शब्द को परिभाषित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता धारा 86 में क्रूरता शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता धारा 86 के अनुसार धारा 85 के उद्देश्यों के लिए क्रूरता का अर्थ है ऐसा कोई स्वैच्छिक आचरण जो इस प्रकृति का है, जो महिला को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करे, जो उससे गंभीर उपहत्याकारित करे, जो महिला के जीवन, अंग प्रत्यंग या स्वास्थ्य को मानसिक शारीरिक रूप से प्रभावित करे या उसे इस तरह परेशान करे कि महिला परेशान होकर दहेज संबंधी मांगों या किसी अन्य नाजायज मांगों को पूरा करने के लिए
वह स्वयं को बाध्य महसूस करे। इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होने के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। महिला शादीशुदा होनी चाहिए, उसके साथ क्रूरतापूर्ण आचरण किया गया हो या उसे हैरान परेशान किया गया हो और उसके जीवन को किसी न किसी प्रकार संकट या परेशानी में डाला गया हो। ऐसा क्रूरतापूर्ण आचरण या प्रसार करने वाला आचरण महिला के पति द्वारा या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा किया गया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 एवं 86 द्वारा महिलाओं के हाथ में सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, जो बहुत आवश्यक है। आज भी यह प्रावधान उतना ही प्रासंगिक है, परंतु चिंता का विषय यह है कि महिलाओं द्वारा या महिलाओं के रिश्तेदारों द्वारा उक्त प्रावधान का बड़े स्तर पर दुरुपयोग किया जाने लगा है और हमारी पारिवारिक व्यवस्था चरमराने लगी है। परिणामतः पति पत्नी के बीच, वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच प्रायः मुकदमेबाजी की घटनाएं होने लगी हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में झूठे मुकदमे दर्ज होने लगे हैं और अधिकांश मामले में अधिकांश अभियुक्तगण निर्दोष ही साबित होते हैं। कई मामलों में मृत्यु शैया पर पड़े बूढ़े दादा दादी, विवाहिता नंदे, देवर देवरानी को भी बेवजह अभियुक्त बना दिया जाता है। बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिससे पति पत्नी के बीच किसी सामान्य मुद्दे पर गर्मागर्मी हुई और पति के परिवार के सभी सदस्यों को धारा 498A के मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया। बहुत से मामले में पति के ऐसे रिश्तेदार जो उनसे बहुत दूर किसी अन्य जगह पर देश विदेश में रहते हैं और कभी कभी ही विशेष अवसरों पर शिष्टाचार मुलाकात हेतु आते हैं, उन्हें भी धारा 498A के मुकदमे में अभियुक्त बना दिया जाता है। क्रिमिनल अपील संख्या 1277/2024 अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्राइम इन इंडिया 2012 स्टैटिस्टिक्स का हवाला देते हुए यह उद्धृत किया है कि वर्ष 2012 में संपूर्ण भारत में भारतीय दंड संहिता के धारा 498A के मुकदमे में कुल 1,97,762 लोगों को गिरफ्तार किया गया और केवल 15% अभियुक्तों को सजा दी गई और 85% निर्दोष साबित हुए, परंतु उन्हें लगातार कई वर्षों तक अपमानपूर्ण और जिल्लतपूर्ण जीवन जीना पड़ा और अनेक प्रकार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाने पड़े और उनके माथे पर हमेशा के लिए कलंक का टीका लग गया। क्या ऐसे लोग उस बहू को अपने घर में रखना पसंद करेंगे जिसके चलते उन्हें कई वर्षों तक अपमानपूर्ण और जिल्लतपूर्ण जीवन जीना पड़ा और अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट उठाने पड़े? क्या बहू अपने वैवाहिक जीवन को सुखद रूप से बिता पाएगी? क्या अब उसका विवाह किसी अच्छे परिवार में हो सकेगा? क्या अब वह सामान्य जीवन जी सकेगी? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर बहुत मुश्किल है। क्या ऐसे मामले में हमेशा पुरुष ही दोषी होता है? इस विषय पर हाल ही में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का 24 पेज का सुसाइड नोट और 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है, जो भारतीय दंड संहिता धारा 498 के भयंकर दुष्परिणामों को बेबाकी से स्पष्ट करता है, जिसमें उसने अपनी पत्नी, सास, साले, चचेरे ससुर को अपनी मौत का जिम्मेवार बताया है। अपने सुसाइड नोट में भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए लिखा है, इंसाफ अभी बाकी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की शादी वर्ष 2019 में निकिता नाम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही हुई थी। अपने सुसाइड नोट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने स्पष्ट किया है कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके मायके वाले किसी न किसी बहाने उसे हमेशा पैसे मांगते रहे। शुरुआत में मैं दे देता था, परंतु जब मुझे लगने लगा कि ये लोग मेरा दुरुपयोग करने लगे हैं तो मैं उन्हें मना करने लगा। इसके बाद निकिता और उसके परिवार वालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। हद तो तब हो गई जब मेरे विरुद्ध और मेरे परिवार के अनेक निर्दोष सदस्यों के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा कारित करने, हत्या का प्रयास करने, दहेज हेतु प्रताड़ित करने जैसे अनेक झूठे आरोप लगाकर लगभग 9 मुकदमे मेरे विरुद्ध
और मेरे परिवार के अनेक सदस्यों के विरुद्ध भी दर्ज करा दिए गए। उन मुकदमों की सुनवाई के दौरान लगभग 120 तारीखों पर न्यायालय का सामना करना पड़ा और अनेक प्रकार की कठिनाई और जिल्लतपूर्ण परिस्थितियों का मुझे और मेरे परिवार के सभी निर्दोष लोगों को सामना करना पड़ा। हमेशा मेरी पत्नी मुझसे महंगी महंगी साड़ियाँ और गहनों की मांग करती। अपने पत्नी के दबाव में मैंने अपनी सास को समय समय पर कई बार कैश राशि दिए, जो अब तक 20 लाख रुपए से अधिक हो गए हैं, जिनमें से कुछ राशि मेरे सास द्वारा मुझे लौटाए नहीं गए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनका अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए और निजी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लगभग सारे कानून महिलाओं के पक्ष में हैं। पुरुषों के पक्ष में शायद ही कोई कानून बना है या है। जबकि आज के समय का एक बहुत बड़ा सच है कि अब किसी पुरुष के पास हिम्मत नहीं बची है वह किसी लड़की से या किसी महिला से किसी प्रकार विवाद भी कर सके। किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को प्रताड़ित करना अब केवल कल्पना ही है। सच तो यह है कि अब महिलाएं ही पुरुषों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रही हैं। आज का पुरुष अपने आप को बेचारा की स्थिति में पा रहा है, अतः पुरुषों की रक्षा के लिए भी कानून बनना चाहिए। अब तक कई पीड़ित पतियों के संगठन ही बन चुके हैं, परंतु मेरी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए ये संगठन भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। परंतु अब वह समय दूर नहीं है जब पुरुष बनाम स्त्री का संघर्ष अपने चरम पर होगा और हमारी पारिवारिक व्यवस्था बिखरने लगेगी। अतः हमारी न्यायिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था से जुड़े सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस विषय पर गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि समय रहते हमारी सामाजिक व्यवस्था को बिखरने से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।